हेलो बच्चों। हम लोग पी वाई क्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे नीट का हो गया, जेई का हो गया। बट साथ में हम लोग चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है उसको भी कवर करते चलेंगे। चैप्टर्स हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। एक तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी से ज़्यादा डेप्थ में जो थ्योरी होता है किसी भी चैप्टर का, वो भी देखेंगे हम लोग। बट एनसीईआरटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए एंड जेई के लिए। इसकी थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में बच्चों सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। इसमें हम लोग को मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ना होता है। देखिए सेमी कंडक्टर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एंड इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर से पहले कौन सा डिवाइस यूज़ करते थे हम लोग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बैंड गैप के बारे में, है ना, बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग बच्चों इसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक। इसमें पूरा सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग, ओके। तो बैंड थ्योरी, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फिर जब हम पी एन जंक्शन बनाएंगे, जब उसको हम डिफ्यूज़ करके एक सर्किट बनाएंगे तब क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जेनर डायोड के बारे में, ठीक। कुछ टॉपिक्स बच्चों एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यहाँ से डिलीटेड है, डिलीट कर दिया गया है, ओके। हम लोग पढ़ेंगे फिर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। मतलब इस एनसीईआरटी के वीडियो में आपको कंप्लीटली सारी चीज़ें कवर होते हुए दिखेंगी, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर इन डेप्थ आपको और पढ़ना होगा सेमीकंडक्टर, तो उस पर भी मैं दूसरा वीडियो एक और लेके आऊँगा जिसपे ज़्यादा डेप्थ में, इन द सेंस कि हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से अलग, ओके। एनसीईआरटी की थ्योरी यहाँ कवर करेंगे हम लोग, ओके। साथ में हम लोग बिल्कुल उसका सारे मतलब फॉर्मूला अलग से लिखवा करके सारे डेफिनेशंस, उस पर क्वेश्चंस बिल्कुल अलग से कवर भी करेंगे हम लोग, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पर, ओके। बच्चों अगर चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल का लिंक। डिवाइसेज इन विच controlled flow of electrons can be obtained are basic building blocks of all electronic circuit। देखिए बोला गया बच्चों डिवाइसेज इन विच कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट, आईपैड, ठीक है, टीवी स्क्रीन, कुछ भी, मतलब जो भी आजकल हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी पे बेस्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे ही पूरा कंप्लीटली बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड होता है। तो उसमें होता क्या, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल्ड करके कराएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस डिवाइस को, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं। इसमें बच्चों देखिए बच्चों क्या बोला गया आपसे, Before the discovery of transistor in 1948, 1948 में डिस्कवरी हुआ था ट्रांजिस्टर का, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। सच डिवाइसेज वेयर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स कि ट्रांजिस्टर से पहले कोई डिवाइस था ही नहीं जो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाए, जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल रखे। उसके पहले भी 1948 के पहले भी डिवाइस था जिसका हम लोग क्या बोलते थे उसको, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, जिसको
वाल्व्स भी बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नाम देते थे वैक्यूम डायोड भी बोलते थे, ठीक है। उसमें 2 डायोड होते थे विच हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। जो वैक्यूम ट्यूब होता था बच्चों, उसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते थे, एनोड एंड कैथोड। मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर के डिस्कवरी से पहले, देखिए सेमीकंडक्टर के डिस्कवरी से पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था बच्चों, है ना। और इन वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम लोग करंट को कंट्रोल करते थे। देखिए इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का मतलब होता है बच्चों कि करंट को कंट्रोल करना। अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लिए दैट मीन्स कि आपने करंट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। मतलब अनकंट्रोल करंट फ्लो नहीं हो सकता सर्किट में। तो पहले सेमीकंडक्टर से पहले यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करता था, जिसका एक एग्जांपल होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब। अभी दिखाऊंगा अभी डायग्राम बच्चों आपको उसका, ठीक है। ट्रायोड मतलब यहाँ पे डायोड था, उसके बाद ट्रायोड विच हैज़ 3 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड, प्लेट, ग्रिड, टेट्रोड भी था, पेंटोड भी था। मतलब अलग अलग हम लोग डिफरेंट यूज़ करते थे, ओके। अब यहाँ पेंटोड का मतलब क्या हुआ, जिसमें 5 इलेक्ट्रोड हो। टेट्रोड का मतलब जिसमें 4 इलेक्ट्रोड हो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड्स ट्रायोड बोलते थे हम लोग, ओके। देखिए अब यहाँ पर कंप्लीटली ये वैक्यूम के बारे में बताया है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का जो लाइंस होता है बच्चों, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बट समझ में नहीं आता है, तो वो लोग वीडियोज़ वगैरह सर्च करते हैं, है ना। फिर भी वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि बिल्कुल ईजी हो जाए उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। इन अ वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाई heated cathode and control flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes। देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है ना। द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय हीटेड कैथोड, ओके। अब इसका क्या मतलब है आपको मैं डायग्राम से भी समझाने वाला हूँ। एंड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम is obtained by varying the voltage between its different electrodes। Vacuums, एक मिनट बच्चों, vacuums is required, है ना। vacuum is required in the inter electrode space, otherwise moving electrons may lose energy on collision with air molecules। देखिए डायग्राम पर देखिए आप, तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। देखिए ये है कंप्लीटली वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। ये कंप्लीटली वैक्यूम ट्यूब्स है, जिसको हम लोग टीवी में, पहले का टीवी आपको याद होगा, पहले का टीवी कितना बड़ा आता था, है ना। अभी का तो काफ़ी टीवी एकदम स्लिम आता है, ओके। बट पहले का टीवी बहुत बड़ा आता था, उसको टेबल पर रखना पड़ता था, वॉल में सेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ये CRT यूज़ होता था, कैथोड रे ट्यूब यूज़ होता था, है ना। कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे देखिए ये है, और ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड है, ठीक है। और अभी का टीवी देखिए कैसा है, बिल्कुल स्लिम, क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आपको यहीं से देख के डायग्राम से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। बाकी अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार आप देखिए इसको, वैक्यूम ट्यूब्स को। यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी का सप्लाई दिया, मतलब यहाँ पे सप्लाई दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ओके। ये कैथोड है एंड ये एनोड है, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से जब हम सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं ना एनर्जी का, तो कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, एंड एनर्जी गेन करके ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो एनोड उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो एनोड अट्रैक्ट करता है तो एनोड के पास पहुँच जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुँचेंगे, ठीक है, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और करंट जस्ट उसका उल्टा ऐसे फ्लो कर जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट में अब हम लोग जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज़्यादा इजेक्ट होते जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। अगर एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ से इजेक्शन भी होगा। ओके, अगर हमें मान लीजिए कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है, मतलब अगर हमें कम करंट यहाँ पे फ्लो कराना है बच्चों इसके अंदर, तो अगर हमें इसके अंदर कम करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज भी कम सप्लाई करेंगे। अगर वोल्टेज कम सप्लाई देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेगा तो फिर करंट भी कम होगा। तो हम लोग इसमें करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये जितना सेटअप आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा सेटअप होता था, काफ़ी हेवी होता था, है ना, काफ़ी बड़ा सेटअप रखना पड़ता था। देखिए आपके सामने है। ओके, अब इसमें एक चीज़ है कि हम वैक्यूम क्यों बोलते हैं, है ना, वैक्यूम, हम लोग वैक्यूम क्यों बोलते हैं कि वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम इनसाइड ट्यूब, यहाँ पर ये पूरा वैक्यूम होता है, यहाँ पर पूरा वैक्यूम बनाया जाता है, मतलब वहाँ पर एयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एयर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकल कर कंप्लीटली यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर यहाँ पर एयर मोलिक्यूल्स होगा ना तो कॉलिजन करेगा, और अगर कॉलिजन करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अगर कॉलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देना चाहिए, जिससे कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और जैसे हम सप्लाई देंगे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पहुँच गया विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट इसका सेटअप होता है, ठीक है। वैक्यूम क्यों बनाते हैं ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहाँ यूज़ होता था, टीवी वगैरह में इसका यूज़ हम करते थे, बहुत जगह पे इसका यूज़ करते थे हम लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले का टीवी बहुत बड़ा होता था, आप देखिए, ठीक है। अभी का टीवी देखिए अब, टेलीविज़न। ओके ओके, अब टॉपिक वापस यहाँ आइए, जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। वैक्यूम इज रिक्वायर्ड, जो अभी समझाया मैंने, वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रॉन स्पेस, अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स may lose energy on collision with the air molecules in their path. In these devices, electrons can flow only from cathode to anode. इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ ही फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, है ना। इलेक्ट्रॉन गन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहा है, जैसे होता है ना गन से बुलेट बाहर निकलता है, उसी टाइप से क्या हुआ, आप यहाँ वोल्टेज चेंज करते रहो, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, यहाँ से एकदम गन जैसे बुलेट निकलता है बाहर, उस टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। ओके, देखिए, इन दिस डिवाइसेज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का देखिए वन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो करंट हम ऑब्टेन करेंगे वो यूनि डायरेक्शन करेंगे, मतलब यूनि डायरेक्शन करंट यहाँ पर आपने को मिलेगा, मतलब करंट जो होगा वो इधर एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ करंट नहीं जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से जा रहा है एनोड की तरफ बच्चों, वैसे ही यहाँ पर मतलब करंट एनोड से कैथोड जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड नहीं आ सकता है। ओके, तो यूनि डायरेक्शन करंट मिलता है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था वैक्यूम ट्यूब का, और यही एडवांटेज है सेमीकंडक्टर का भी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस को भी समझेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, देयरफॉर सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर्ड टू एज वाल्व्स। दिस वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस आर बल्की। देखिए अब यहाँ पर इसका डिसएडवांटेजेस स्टार्ट हो गया। दिस वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस आर बल्की, कंज्यूम हाई पावर, ऑपरेट जनरली इन हाई वोल्टेज, मतलब इसके लिए एक तो बल्कि भी होता है, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, एंड हाई वोल्टेज भी इसको चाहिए होता है, एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी, है ना। बच्चों हम लोग को, मुझे तो याद है अच्छे से, जब मेरे घर पे इतनी बड़ी टीवी होती थी ना, तो ये टीवी कभी कभी ख़राब होती थी, तो ये जो पिक्चर ट्यूब है यहाँ है ना, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये वाला, इसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं, है ना, इसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। तो ये पिक्चर ट्यूब ख़राब होता था कभी कभी, बहुत रेयरली ख़राब होता था, ऐसे नहीं कि मतलब हर 4 दिन पे बल्ब की तरफ फ्यूज़ हो गया, ऐसा नहीं था, बट ख़राब होता था ये,
तो पिक्चर ट्यूब को बदलवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये मतलब लो रिलायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ज़्यादा रिलायबल नहीं था, ख़राब होता था बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ये भी नहीं कि अब 10 दिन में ख़राब हो गया, बट 2 साल 4 साल 5 साल पे वो फ्यूज होता, ख़राब हो जाता था। ओके, द स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सेमीकंडक्टर electrons goes back to 1930s when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offer possibility of controlling the number and direction of flow of charge carriers through them। देखिए 1930s में, वैसे तो यूज़ में आया 1940 में 48 में, बट 1930 में मतलब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। मॉडर्न सॉलिड सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर पर काम करना स्टार्ट हो गए थे 1930 में, यहाँ पे डिस्कवरी इसका शुरू कर दिया गया था। व्हेन इट वाज रियलाइज्ड दैट सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शंस ऑफर पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे भी हैं जो मतलब कंट्रोल वे में करंट का फ्लो करा सकते हैं, तब इसका यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें देखिए ये पूरा यहाँ पर ना जो CRT है ये वाला है ना, ये कितना बड़ा है। तो अब इसके जगह पे छोटा सा एक मतलब चिप आता है इस टाइप से सेमीकंडक्टर का छोटा सा चिप होता है, जिसकी वजह से जो टीवी है ना अब काफ़ी स्लिम आता है। मोबाइल फ़ोन अपने पास देखिए कितना स्लिम सा है ना, आप उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। बच्चों आजकल जो कार है मॉडर्न डे उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है ना। अब देखिए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन सॉलिड स्टेट। जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही होता है। वाइल इन अर्लियर वैक्यूम ट्यूब्स वाल्व्स द मोबाइल electrons were obtained from heated cathode and they were made to flow an evacuated space or vacuum। जो आपको बोला मैंने कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन से जो कैथोड है उसको इलेक्ट्रॉन गन बोल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये इसको वैक्यूम में ही मूव करना है ना, वैक्यूम के अंदर मूव करना मतलब यहाँ बाहर निकल जाना है। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट जो मतलब मटेरियल है उसके अंदर ही वो घूमते रहेगा। ठीक है, ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पर लार्ज स्पेस चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, जबकि सेमीकंडक्टर में स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेमीकंडक्टर में स्पेस की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और ना ही लार्ज मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हीटिंग देने की सप्लाई पड़ेगी। सेमीकंडक्टर में आपको हीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दे आर स्मॉल इन साइज, ये सेमीकंडक्टर के बारे में है। स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी होता है, लॉन्ग लाइफ होता है एंड लो पावर कंज्यूम करता है। तो सोचिए अगर हमारे पास एक डिवाइस है बच्चों जो लो पावर कंज्यूम करेगा तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिर्फ पावर लो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो स्पेस भी बहुत कम ले रहा, काफ़ी थिन है वो, तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो कैथोड रे ट्यूब है CRT ये यूज से हट गया और सेमीकंडक्टर कंप्लीटली यहाँ पर यूज में आ गया। ठीक है, इवन द कैथोड रे ट्यूब यूज इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। कंप्यूटर्स भी बच्चों आपको याद होगा कितना बड़ा बड़ा मतलब होता था, अभी भी कहीं कहीं पे दिख जाता है पुराना कंप्यूटर इतना बड़ा सा, है ना, जो इतना मतलब ऐसे इसका स्क्रीन होता था और पीछे से ऐसे लगा रहता था, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता था CRT होता था, कैथोड रे ट्यूब्स होता था। ओके, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD monitors with supporting solid state electronics. Much before the full implications of semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena lead sulfide with metal point contact attached to it was used to detect the radio waves, है ना, मतलब यहाँ रेडियो वेव्स का डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो बच्चों ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था,
है ना। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम लोगों ने क्या समझा कि सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिंपल बच्चों एक डिवाइस है ना। सेमीकंडक्टर मतलब ये समझा हम लोगों ने यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर सिंपली एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है ना, इसको कंट्रोल करता है। इसके पहले सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, ये भी समझा हम लोगों ने कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, ठीक है। इसमें एनोड एंड कैथोड होता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों ने बच्चों इंट्रोडक्शन में समझा है, ओके। अब हम लोग एकदम पूरा स्पेशली आएंगे इस चीज़ पे कि जो मटेरियल्स होता है ना, जो मटेरियल्स होता है वो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ओके। क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर, तो मटेरियल्स को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में एंड इंसुलेटर्स में, ठीक है। तो पहले तो आपको कंडक्टर और इसमें सेमीकंडक्टर में डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, एंड रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट कर रहे हैं, सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स। देखिए, दे पॉजेज वेरी लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टिविटी कम होगा, है ना। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में ही आता है। तो आप देखें यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है ना, मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁸ ओम मीटर के ऑर्डर में होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है बच्चों ओम मीटर, ठीक है। तो उसके ऑर्डर में होता है। जबकि कंडक्टिविटी देखिए, अब यहाँ देखेंगे ठीक से ना, तो ये रेजिस्टिविटी में तो ये पावर जो है माइनस में है, -2 -8। जबकि कंडक्टिविटी देखिए 10⁻², ये पावर प्लस में है, से लेकर के 10⁸ के ऑर्डर में होता है। तो जब इस ऑर्डर में होगा तो देखिए ये कितना ज़्यादा है कंडक्टिविटी। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो मेटल है, जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स का कंडक्टिविटी हाई होता है, कंडक्टिविटी हाई होता है, जबकि रेजिस्टिविटी लो होता है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है, इससे हमें ये मालूम होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। मेटल्स करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ हमसे ध्यान रखें, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा वो करंट के फ्लो को सपोर्ट करेगा ऑलवेज। सेमी कंडक्टर्स, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। जो सेमी कंडक्टर्स होता है बच्चों, वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होता है। इसका रेंज देखिए क्या होता है, 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। और कंडक्टिविटी का होता है 10⁻⁵ टू 10⁻⁻6। जबकि इंसुलेटर्स का क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, क्योंकि इंसुलेटर्स मतलब ये करंट को फ्लो को बिल्कुल अपोज करता है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि करंट पास करे इसके थ्रू, ठीक है। तो 10⁻11 टू 10⁻19, 10⁻11 टू 10⁻19, ठीक है। ये देखिए इसमें रेजिस्टिविटी कितना हाई है और कंडक्टिविटी कितना कम है। और इन दोनों के बीच में जो लाई करता है मटेरियल, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब सेमी कंडक्टर्स में देखिए यहाँ पर, तो एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जैसे कार्बन भी है, इसको हम लोग एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। बट ज़्यादातर जो यूज़ होता है बच्चों सिलिकॉन होता है, जो कि सिलिका से मिलता है ना, और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए इसका हम लोग मतलब इजीली कहने का मतलब, अब ऐसा इजीली नहीं, जर्मेनियम और बाकी जो कैडमियम सेलेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कैडमियम सल्फाइड है, इनके रिस्पेक्ट में ये सिलिकॉन ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है डिवाइसेस में, उसमें भी सिलिकॉन। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, एक तो एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है। तो इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड,
ठीक है, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन, डोप्ड, तो ये मतलब ऐसे करके बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक में देखो पॉलीमर्स, जैसे पॉलीपाइरोल है ना, पॉली एनिलिन, तो बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स में भी सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, बट हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर 1990 a few semiconductor devices, organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed, signaling the birth of futuristic technology of polymers electronics, molecular electronics। तो 1990s के बाद मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, डिस्कवरी होती रहती है, डिस्कवरी चलती रहती है। तो 1990s के बाद ऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना, उनको फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज में उनको यूज़ किया जाने लगा है ना। बट हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पर इस मतलब पूरे चैप्टर में, चैप्टर 14 जो है एनसीईआरटी का सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। ठीक है, और इसी से जो फॉर्मेशन होगा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो अब उसी टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड भी होगा। एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी मेटल्स का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपको मैं एनर्जी बैंड समझा देता हूँ, उसके बाद सारे लाइंस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि एनर्जी बैंड क्या है, उसके बाद ये लाइंस भी आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए, आइसोलेटेड एटम्स, ठीक, जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की बात करें, है ना, तो सिलिकॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर 14 होता है। ओके, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये 1 इसका ऑर्बिट नंबर हो गया, 2 ऑर्बिट नंबर हो गया, ठीक है, 3 ऑर्बिट नंबर हो गया, एंड इसके जो सब ऑर्बिट हैं ये sp, ठीक, sp, ये सब ऑर्बिट हो गया। अब देखिए ये जो है ना थर्ड ऑर्बिट, ये कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो s सब ऑर्बिट में 2 और p सब ऑर्बिट में 6, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो इसके ये जो ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट अभी एट प्रेजेंट कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड आइसोलेटेड वर्ड मैंने यूज़ किया था कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब हो गया ये अकेला एक सिलिकॉन, ठीक है। वैसे तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एंड क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल में मतलब लाखों करोड़ों सिलिकॉन्स होंगे, बट मैं एक सिलिकॉन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम सारे इसके जो ऑर्बिट्स हैं अगर वो हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 में टोटल और 2p6 मिला के 8 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ओके, 3s वाले में, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन अपने को दिख रहा है, ठीक। तो ये आइसोलेटेड एटम का पूरा यहाँ पर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोगों ने। अब इसमें जो ये थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी है इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल, है ना, इसको एनर्जी लेवल, बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, आप समझिए, एनर्जी लेवल, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें ना आइसोलेटेड का, तो देखिए इधर में होता है इंटर एटॉमिक स्पेस, है ना, और इधर में एनर्जी होता है, तो ये n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी हो गया, एंड ये हो गया n इज इक्वल टू 2 का एनर्जी लेवल, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 3 का एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। अब ये जितना भी यहाँ बताया आपको उन सब का स्टेटमेंट्स यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन करूँगा। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, in an isolated atom, the energy of any of its electrons is decided by orbit in which it
रिवॉल्व्स, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का, वो इसके ऑर्बिट से डिसाइड होता है कि कौन सा ऑर्बिट में है। हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, मतलब यहाँ पर क्रिस्टल की बात हो रही है, सॉलिड की बात हो रही है, दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड come very close or could even overlap. This would make the nature of electron motion in a solid very different from that in isolated atom. अभी तक हम लोगों ने बच्चों आइसोलेटेड एटम का देखा है। अब अगर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा या क्रिस्टल फॉर्म में देखें तो किसी भी सॉलिड में बहुत सारे यहाँ पर सिलिकॉन होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ओके। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो होगा, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, तो इस वाले सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा बच्चों अट्रैक्शन फोर्स, बट यहां पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए यहां पर एनर्जी लेवल तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये पूरा सिलिकॉन एटम डिस्टर्ब हो रहा है एक दूसरे से, तो एनर्जी लेवल भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। किसी किसी केस में क्या होता है कि ये ओवरलैप भी हो जाता है, इतना क्लोज होता है कि ये ओवरलैप से होने लगता है, ठीक। तो मतलब हर केस में अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो चाहे काफ़ी क्लोज आया या फिर ओवरलैप होने लगा, उस केस में ये इसके एनर्जी लेवल्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब देखिए इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजिशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, ठीक है। क्रिस्टल मतलब वही सॉलिड की बात, क्रिस्टल यहाँ पर इसमें मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ पर एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है। तो सभी का क्या होगा, अब इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा। बट जब आप इसी चीज़ को इन सारे सिलिकॉन एटम्स को आइसोलेटेड फॉर्म में देखते, इसको अलग निकाल लेते क्रिस्टल से, इसको आप अलग निकाल लेते क्रिस्टल से, इसको आप अलग निकाल देते क्रिस्टल से, इसको भी अलग निकाल देते, इसको भी अलग निकाल देते। तो अगर सारे सिलिकॉन एटम्स को अगर आप आइसोलेटेड बना देते तो फिर सभी का एनर्जी लेवल सेम होता, सभी का एनर्जी लेवल एक ही जैसा होता, क्योंकि सबके सब क्या है, सिलिकॉन है। बट जब इनको आप क्रिस्टल फॉर्म में लेके आओगे ना, एक साथ लेके आओगे, तो फिर सभी का एनर्जी लेवल अलग अलग, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होने लगेगा, क्योंकि ये इंट्रैक्शन होगा और ये डिस्टर्ब होने लगेंगे। यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, फिर इधर अट्रैक्शन रिपल्सन सब में आपस में होते रहेगा, तो यहाँ डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। आगे के स्टेटमेंट्स आपको समझाता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, जो अभी मैंने बोला यहाँ पर, दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशंस फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होगा, तो अगर आप यहाँ पर तो आपने आइसोलेटेड का बनाया ना, यहाँ पर तो आपने एनर्जी लेवल दिखाया है आइसोलेटेड का। अब अगर आप क्रिस्टल का या फिर सॉलिड का अगर आप एनर्जी लेवल दिखाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में जब देखेंगे तो इन सब का एनर्जी लेवल थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है ना, स्लाइटली डिफरेंट है। मतलब ये हुआ कि n=1 के लिए अगर इसका ये लाइन है तो n=1 के लिए इसी के पास में दूसरा लाइन होगा, हो सकता है कि इसका जस्ट इसके पास में ही दूसरा लाइन हो। तो एक तरह से आप देखिए अगर सभी का, अब यहाँ पर 2 3 4 5 सिलिकॉन तो होंगे नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों ऐसे सिलिकॉन्स होंगे, तो ये सब क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे बन करके एक पूरा बैंड बन जाएगा, है ना। ये सब यहाँ पे ही होगा, सब होगा ऐसे, तो पूरा कंप्लीटली क्या बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो सबका एनर्जी लेवल्स मिल करके, सभी का एनर्जी लेवल्स मिल करके
जो एक यहाँ पर बैंड जैसा दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, जो इस टाइप से दिखता है आपको, देखिए एनर्जी बैंड बच्चों इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स रखता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैलेंस बैंड, तो ये मान लीजिए सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहीं पर एक और एनर्जी लेवल होता है, देखिए एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एनर्जी लेवल्स थे उन सबको इंक्लूड करके क्या बना, वैलेंस बैंड बना बच्चों। ठीक है, एनर्जी बैंड आपको समझाया था मैंने, तो एनर्जी बैंड का नाम अलग अलग होगा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब यहीं पर एक और बैंड होता है जो जिसका नाम हम देते हैं कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड जस्ट वैलेंस बैंड से ऊपर का जो एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि देखिए वैलेंस बैंड के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, बाउंडेड होता है ना, बाउंडेशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो होंगे ना वो बाउंडेड होंगे, फ्री नहीं होंगे। एंड आप लोग सुने होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो फ्री होते हैं। ठीक है, तो फ्री होते हैं इसका मतलब कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो एट प्रेजेंट मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्री हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बच्चों कंडक्शन बैंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैलेंस से ऊपर होता है ना, वैलेंस से ऊपर होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि वैलेंस का जो ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, क्योंकि अभी अब दिखाया था ना यहाँ पर ये सब एनर्जी लेवल्स के लाइन्स हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला लाइन होगा वो क्या होगा, सबसे ऊपर जो लाइन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा ना। तो इसमें ये जो होगा मैक्सिमम एनर्जी लेवल का मतलब लेवल होगा। ठीक है, वैलेंस में, और कंडक्शन में ये क्या होगा बच्चों, ये नीचे वाला लाइन मिनिमम एनर्जी का होगा। ठीक, ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा। ठीक, आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लाइन से एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद। ठीक है, क्योंकि मेन पर्पस बच्चों इस वीडियो में ये है कि आपको एनसीईआरटी के लाइन्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें एक ही बार में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकता हूँ आपको मैं, बट एनसीईआरटी के लाइन्स एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा तो किसी को भी जिसको एनसीईआरटी या बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, या नीट का देना है, जेईई का देना है, तो उसको अगर एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइन्स को समझने में। देखिए द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ओके, द एनर्जी बैंड अबव समझा दिया आपको। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन वैलेंस बैंड। बच्चों मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाया है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक का वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप ज़रूर जाकर वहाँ पे वॉच करें, देखें कि इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल सरफेस में होता है तो उसको निकालने के लिए, है ना, उसको निकालने के लिए हम लोग मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर भी देखिए विद नो एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब जब तक हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसाइड करेंगे बच्चों, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। ओके, जैसे आप एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग होल्स। आप सेमीकंडक्टर में सुने होंगे कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, बट कंडक्टर्स में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ द लोवेस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपन्स टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक, इसका देखिए क्या मतलब है, इफ द लोवेस्ट लेवल है ना इन द कंडक्शन बैंड हैपन्स टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। ओके, तो यहाँ जो डिफाइन किया ना मैंने ये कि मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, वैलेंस का ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल हो गया,
और कंडक्शन का ये मिनिमम एनर्जी लेवल हो गया। मतलब वैलेंस के बैंड के ऊपर जो भी एनर्जी लेवल होगा वो कंडक्शन के अंदर आता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन easily move into conduction band. Normally the conduction band is empty. नॉर्मली जो बच्चों क्या होता है ना, कंडक्शन बैंड मतलब नॉर्मली एम्प्टी होता है अगर कंडक्टर नहीं है तो। कंडक्टर होगा तो एम्प्टी नहीं होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। आपको मैं डायग्राम से भी वो चीज़ को दिखाऊंगा यहाँ पर। बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। वही कंडक्टर वाला केस हो गया बच्चों जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव इनटू इट। जब ओवरलैप कर जाएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए यही वाला वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड है, अगर ये कंडक्शन बैंड यहाँ पर होता ऐसे ओवरलैप्ड होता तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने की क्या ज़रूरत है, तो कंडक्शन में पहले ही आ चुके हैं तो ये तो फ्रीली उसमें घूमेंगे आराम से, है ना। अभी क्या है कि अभी आप देखिए तो ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो फ्री नहीं है अभी एट प्रेजेंट। तो अगर अभी एट प्रेजेंट फ्री नहीं है तो इनको फ्री कराने के लिए मुझे इतना एनर्जी दे करके यहाँ भेजना पड़ेगा, है ना। बट अगर ये कंडक्शन बैंड इस पर ओवरलैप हो जाता है वैलेंस बैंड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी इसके अंदर ही होते, तो इनको अब फ्री करने की क्या ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत है क्योंकि पहले से ही फ्री हो चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। ओके, दिस इज़ द केस विद मेटेलिक कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में ही ओवरलैपिंग वाला केस होता है, आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा मैं अभी। If there is some gap between the conduction band and the valence band, electrons in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. अगर यहाँ पर कुछ गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, ठीक है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन बैंड में नहीं रहेगा और ये मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्प्टी ही रहता है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें भेजना है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी सप्लाई करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर ना, इस टाइप का जहाँ पर गैप होता है उसको ज़्यादातर इंसुलेटर ही मिलता है अपने को, या फिर सेमीकंडक्टर भी मिलता है। सेमीकंडक्टर लिखा नहीं है बट आपको मैं दिखाऊंगा एनर्जी से इसका डायग्राम में। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड may gain external energy to cross the band gap between conduction band and वैलेंस बैंड। देखिए बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो गैप होता है ना एनर्जी का यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे, है ना, तो ये पूरा एनर्जी गैप है क्योंकि ये एनर्जी बैंड का डायग्राम है। तो ये जो पूरा गैप होता है इसका नाम होता है एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप। तो अगर हमें इतना एनर्जी सप्लाई करें तो वहाँ पहुँच जाएगा ना, उसी चीज़ को बोला गया। देन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू कंडक्शन बैंड, अगर हम एनर्जी देंगे तो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट अ वैकेंट एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस बैंड वेयर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। देखिए ये जो बोला है ना बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों इधर जंप कर गया, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये भी जंप कर गया, ये भी जंप कर गया। देखो अगर एनर्जी सप्लाई करोगे ना तो सबसे पहले जो टॉप लेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही जंप करेंगे, बॉटम वाले नहीं जंप करेंगे पहले बच्चों, क्योंकि बॉटम वालों को कॉलिजन करके निकलना पड़ेगा ना, तो पहले टॉप वाला जंप कर जाएगा। तो अगर टॉप वाला जंप करेगा तो यहाँ पर तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गया ना, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे होल्स बन जाएंगे, है ना, ऐसे होल्स बन जाएंगे। अब आप सुने होंगे कि सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होल्स। अब ये होल्स तो क्या है, जस्ट वैकेंसी है ना, जो इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये वैकेंसी क्रिएट कैसे मूव करता है, होल्स कैसे मूव करेगा, होल्स तो जस्ट एक वैकेंसी है, देखिए कैसे मूव करता है। अब जैसे यहाँ पे होल्स हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे
तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो अब इसी चीज़ को क्या बोल देंगे कि होल्स मूव करके यहाँ आ गया। समझ रहे हैं ना आप? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि होल्स यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट वो शिफ्ट नहीं हुआ, जस्ट यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, उसी को हम शिफ्ट होना बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। और उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है कि द प्रोसेस क्रिएट्स पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसी इन वैलेंस बैंड, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा आपको चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे ये चीज़। देखिए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड में गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, then these electrons will move into conduction band. At the same time, they will create vacant energy levels in valence band where the other valence electrons can move. The process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancy in the valence band. यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके। अब देखिए, ये तो हो गया बच्चों आइसोलेटेड एंड क्रिस्टल का पूरा एक्सप्लेनेशन, जब जो कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे समझाया है, ठीक है। अभी इसका और डायग्राम बाकी है, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड का डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी की लाइन्स को समझना पर्पस है। लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग n एटम्स, ओके। फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट। सिलिकॉन के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बच्चों वो थर्ड ऑर्बिट है। वाइल फॉर जर्मेनियम इट इज फोर्थ ऑर्बिट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, hence the total number of outer electrons in a crystal is 4n, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज 8। देखिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, hence the total number of outer electrons in a crystal is 4n। देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको दिख रहे हैं, 2 और 2 4। तो अगर एक आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में कितने होंगे, 2 इंटू 4। 3 में कितने होंगे, 3 इसमें सिलिकॉन में 3 इंटू 4। 4 में कितने होंगे, 4 इंटू 4। तो n में कितने होंगे, n इंटू 4, दैट इज 4n, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी कितने की थी अकोमोडेट करने की, तो 2 और 6 तो यहाँ पे अकोमोडेट कर सकता था ना, तो टोटल 8। तो पॉसिबिलिटी थी कि ये 8n होता एक पूरे क्रिस्टल में, बट है कितना अभी 4n, ओके। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8 हो सकता है, जैसे अभी बोला मैंने पॉसिबिलिटी की बात। सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स। 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स होंगे, क्योंकि खाली तो 4 है यहाँ पर। दिस 8n discrete energy levels can either form continuous band or they may be grouped in different bands depending upon the distance between the atoms in the crystals, ठीक है बच्चों। यहाँ बोला गया कि जो 8 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, या तो एक कंटिन्यूस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक, और दे मे बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट बैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे रहेंगे, मतलब कंटिन्यूस बैंड बनाएंगे कि ग्रुप बनाकर डिफरेंट बैंड्स में शो करेंगे, ठीक है। बट ये वैलेंस बैंड ही बनता है यहाँ पर। एट द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, देखिए एट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, द एनर्जी बैंड ऑफ दिस 8n states is split apart into 2 which are separated by energy band gap and energy gap। देखिए 2 बैंड में होता है ना, एक तो कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन तो मतलब ज़्यादातर केसेज में है ना, एक्सेप्ट कंडक्टर, ये एम्प्टी रहता है, तो इनके बीच का जो गैप होता है ना उसको एनर्जी गैप बोलते हैं या फिर एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं हम लोग। द लोअर बैंड विच इज़ कम्प्लीटली occupied
by 4n electrons at temperature of absolute zero is valence। जिसमें ये 4n इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्चुअली में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है उसको हम लोग वैलेंस बोलते हैं, ठीक है। द अदर बैंड कंसिस्टिंग ऑफ 4n एनर्जी स्टेट्स कॉल्ड कंडक्शन। इसके पास 4n एनर्जी स्टेट्स है बट ये कंप्लीटली एम्प्टी है, जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया बच्चों, ठीक है। द लोवेस्ट, देखिए द लोवेस्ट एनर्जी लेवल in the conduction band shown as EC and highest energy level in the valence band is shown as EV। अब यहाँ पर मैंने आपको दिख के दिखाया था कि ये जो हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है ना वैलेंस में, वो मैक्सिमम एनर्जी का हो गया और ये मिनिमम एनर्जी का हो गया। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम बोलने का मतलब क्या है बच्चों, देखें ये चीज़ तो क्लियर देख रहे हैं हम लोग कि एनर्जी जो डायग्राम है, एनर्जी लेवल जो डायग्राम है, इस एनर्जी लेवल में ये ऊपर है हमेशा कंडक्शन, मतलब आप ये बोलेंगे कि जो मिनिमम एनर्जी कंडक्शन का है ना, वो ज़्यादा है किससे, वैलेंस के मैक्सिमम से, क्योंकि ये है मैक्सिमम बट किसका मैक्सिमम है, वैलेंस का, और वैलेंस से ऊपर ही कंडक्शन है, तो कंडक्शन का मिनिमम भी क्या होगा, इसके वैलेंस के मैक्सिमम से ज़्यादा होगा, ठीक है। Above EC and below EV, there are large number of closely spaced energy levels। large number of closely spaced energy levels, ये आपको दिखाया था मैंने, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। The gap between the top of the valence band and bottom of the conduction band is called, देखिए is called energy band gap। The gap between the top of the valence band and conduction band, bottom of the conduction band is called energy band gap, is called energy band gap। ओके, इसको हाईलाइट कर दिया जाए। डेफिनेशंस वगैरह बच्चों आपको ना अलग से भी, मतलब ये चैप्टर पूरा नीट पर्पज से न्यूमेरिकल्स के साथ करवाऊंगा, तो वहाँ से भी आप प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सभी चीज़ का लिख सकते हैं। देखिए, इट मे बी लार्ज और स्मॉल, इट मे बी लार्ज स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, है ना, मटेरियल पर डिपेंड करेगा लार्ज स्मॉल जो एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है। तो वन कैन हैव मेटल आइदर व्हेन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, और व्हेन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप्स, जब ओवरलैप करे तब भी, ओके। फ्रॉम, देखिए अब जब ओवरलैप कर जाएगा तब, व्हेन देयर इज ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स from valence band can easily move into conduction band, the situation makes a large number of electrons available for electrical conduction when the valence band is partially empty। Electrons from the lower level can move to higher level making the conduction possible। ये जितने स्टेटमेंट्स मैंने बच्चों अभी रीड किए ना, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, अभी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। बोला गया वन कैन हैव अ मेटल आइदर व्हेन conduction band is partially filled and the valence band is partially empty, or when the conduction and valence bands overlap। जब ओवरलैप करता है ना बच्चों, ये आपको दिखाया था मैंने, जब ऐसे ओवरलैप करेगा तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस बैंड के, ये कंडक्शन के अंदर चले जाते हैं, तो ये तो ईजिली फ्री हो गए, बिना किसी एनर्जी सप्लाई किए फ्री हो गए, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, when there is overlap electrons from valence can easily move into conduction band। This situation makes a large number of electrons available for electrical conduction when the valence band is partially empty। okay, जब valence band partially empty होगा तब electrons from the lower level can move to higher level, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके हायर लेवल में जाता है, तो इन्हीं सारी पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। उसका डायग्राम यहाँ दिया गया, देखिए जब ये ओवरलैप कर रहा है ना तब कंडक्टर, ठीक है। जब एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो सेमी कंडक्टर, जब एनर्जी बैंड गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों तब इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो क्लास होगा बच्चों, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं इंट्रिंसिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा।